नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। मिशन 2024 की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद अपने हाथों में लेने वाले हैं और हरियाणा में भी इसकी शुरुआत करेंगे। अमित शाह इस महीने के अंत में हरियाणा का दौरा कर जीत का मंत्र देंगे। मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी। सीएम ने किया पलवल फरीदाबाद दौरा। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर निशाना। भारत जोड़ो यात्रा से सत्ता में है वापस आना। दरअसल 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी समेत क्षेत्रीय दलों ने भी जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और जीत दोहराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम मनोहर लाल भी आज पलवल फरीदाबाद दौरे पर रहे और सरकार के 3000 दिन पूरे होने की बधाई दी। उधर हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दूसरी बार की गई, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद प्रदेश का सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चंडीगढ़ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताया। 2 मुहिम सरकार कर दी है, बीजेपी जेजेपी 2 मुहिम सरकार ने क्या अचीवमेंट क्या है? 3 गुना तो महंगाई हो चुकी, 4 गुना जो है कर्जा बढ़ चुका प्रदेश पर, 5 गुना अपराध बढ़ चुके हैं और 6 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और 0 रोजगार। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता बीजेपी, विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस और अर्जुन सुढेल, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण अत्रे, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम तैयारियां जो है देखी जा रही है। बीजेपी की बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी की कितनी तैयारी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जिसका आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हमारा एक मजबूत संगठन है, ये हम सभी जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये हम सब जानते हैं। हमारा कार्यकर्ता 24/7 लगातार जमीन पे पार्टी की रीति नीति को लेके जनता के बीच में रहता है। हमारा जो संगठन है, हम सब जानते हैं, पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन बना हुआ है। जो हमारी सबसे छोटी इकाई है वो पन्ना प्रमुख की होती है। बूथ अध्यक्ष है। जिस तरह से हमारा संगठन काम करता है वो हमने कोरोना के अंदर भी देखा। जब कोविड का टाइम था, कोरोना काल था, जहां दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता घर में दुबके पड़े थे या वो अपने घरों में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था उस विकट परिस्थिति में भी आम जन के सहयोग के लिए वो घर से बाहर था। चाहे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी हो, चाहे उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करनी हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पे कोविड के दौरान भी की। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आपने सवाल पूछा, चुनाव के लिए तैयारी, हम 24/7 तैयार है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और जिस तरह से अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य, सतत विकास कार्य जो हरियाणा में किए, उन विकास कार्यों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सामने रखेंगे और अपने उन किए गए कामों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। जी प्रवीण जी, लौटूंगे आपके पास। विजय कौशिक, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका रुख करूंगी। बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए, जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की बम्पर जीत देखी गई है, क्या लगता है, क्या ये कहें या फिर कह सकते हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस का वही दमखम देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल के मुकाबले और कहीं ज्यादा
हम यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा है, क्षेत्र के लोग उनके जनता से मिलिए कार्यक्रम में अपनी समस्याएं रख रहे हैं। हुड्डा जी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिला रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आने पर लोगों के दुख दर्द दूर होंगे। रोजगार के क्षेत्र में फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाया जाएगा। किसानों की आमदनी के मामले में फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाया जाएगा। जो उद्योग धंधे यहाँ से उजड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें फिर से दोबारा से स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। जो भाईचारा भाजपा सरकार ने खराब किया है उसको पुनः लौटाने का काम हरियाणा के अंदर किया जाएगा जी। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ उत्साहित हैं कि जो राहुल गांधी जी की यात्रा को रिकॉर्ड तोड़ लोगों का समर्थन मिला है वो इस बात को सूचित करता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ बनने जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं कि हम यहाँ 85 सीटें हम ले विधानसभा चुनाव में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इनका भी बता देता हूं कि जिस तरह केवल ईद से कुछ दिन पहले लोगों बकरे को खिला पिलाकर उसे मोटा करते हैं और बाद में उसकी क्या दुर्दशा की जाती है ये पूरा देश जानता है। इस तरह से ये चुनाव के वक्त जनता को जुमलों के माध्यम से और तमाम तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते हैं। फिर किस तरह से जनता 5 साल रोती रही है ये साल भी आप देख रहे हैं, इससे पिछले 5 साल भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से जनता इनसे त्रस्त रही है। जी जी बिल्कुल। विजय जी लौटूंगे आपके पास। प्रवीण जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं केवल 2 बातें कहूंगा। हालांकि आपने सवाल पूछा था कांग्रेसी मित्र से कि कांग्रेस की तैयारी, लेकिन कांग्रेसी मित्र ने अपनी तैयारियों से ज्यादा इस बात पे बात करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी कैसे, और इन्होंने उसमें 2-3 बातें कही, उनका छोटा छोटा जवाब दे देता हूं। ये कहते हैं कि रोजगार में हम हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। अब इनसे केवल एक सवाल पूछिएगा जब इनका समय आएगा कि आपने 10 साल के अंदर कितनी सरकारी नौकरियां दी, और मनोहर सरकार ने 8 साल में कितनी सरकारी नौकरियां दी। प्राइवेट उद्योगों में इनसे ये पूछ लीजिएगा कि आपके समय में कितनी युवाओं को रोजगार मिला था। मनोहर सरकार के समय में 12.5 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योग में, 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी है। ये मनोहर सरकार ने 8 साल में किया। फिर इन्होंने एक छोटी सी बात और कही, लेकिन इन्होंने कहा कि उद्योग धंधे यहाँ चौपट हो गए, जबकि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जिस तरह से होंडा के अंदर धंधा हुआ, जिस तरह से मारुति को यहाँ से गुजरात में शिफ्ट किया है, और यहाँ हमारी कार्यकाल के अंदर बाकायदा मारुति ने नया उद्योग लगाया, हम सबने देखा है। 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग हरियाणा प्रदेश में स्थापित हुए, ये हमने सबने देखा है। और हरियाणा की आर्थििक प्रगति का स्तर ये है श्रावणी जी कि कांग्रेस के कार्यकाल में हरियाणा 2013-14 की बात कर रहा हूं, जो हरियाणा का बजट था मात्र 34,000 करोड़ रुपए था, और आज हरियाणा का पिछला बजट 1,77,000 करोड़ रुपए का पेश किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। 2014 के अंदर हरियाणा की जीएसडीपी जो है लगभग 4 लाख करोड़ थी, आज हरियाणा की जीएसडीपी 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रवीण जी लौटूंगे आपके पास। प्रवक्ता इनेलो अर्जुन सुढेल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन जी आपका रुख करूंगी क्योंकि बीजेपी की भी बात सुनी हमने, कांग्रेस की भी बात सुनी, तमाम तैयारियां दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इनेलो की बात की जाए जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो कांटे की टक्कर है ही, लेकिन अगर इनेलो की तैयारी के बारे में बात की जाए तो इनेलो कितनी तैयार है चुनाव को लेकर? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें तो हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रहती है। इंडियन नेशनल लोकदल तो कभी भी बैरक में लौटने का काम नहीं किया। आपने पिछले चुनाव देखे, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, नगर परिषद के हो, नगर निकाय के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और सिंबल पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस ने तो सिंबल पर पीछे कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं जिला परिषद के चुनाव की बात करूं, 122 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था, जिसमें से केवल 22 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की और 100 से ज्यादा सीटें वो हारे। अगर पूरे प्रदेश में अगर वो सिंबल पर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ता। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत ही मजबूती के साथ पिछले कोई भी चुनाव आए, चाहे आप कोई भी किसी भी तरह चुनाव की बात करिए, इलाहाबाद चुनाव की, उपचुनाव की, कोई भी बात हो, तो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रहती है। और 2024 की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी तरह से तैयार है। किसान, मजदूर और व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, उन सब के साथ जिनकी हमने
लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा से लोगों के साथ खड़े होकर के उनके साथ खड़े होने का काम किया। चाहे वो किसान आंदोलन की बात कर दीजिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही व्यक्ति था जिसने इस्तीफा देने का काम किया। तो लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव आए और हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसने उनका साथ दिया है, चाहे वो किसान हो, कमेरा हो, छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाने के लिए तैयार है। और चुनाव की अगर हम बात करें तो जिला परिषद, नगर निकाय, जो भी चुनाव हमने लड़ रहे उनमें एक अच्छी वोट के साथ हमने और अच्छी वोट प्रतिशत हमने हासिल किया। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये सरकार एक जुमलों की सरकार बनकर रह गई है। अभी देखिए सीएमआई के आंकड़े अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं, उसमें अगर बेरोजगारी की बात करें, हरियाणा प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी पर है, पहले नंबर पर है 37.4 में। देखिए अभी ये मुझे पता है कि ये इन आंकड़ों को भी दरकिनार करने का काम करेंगे, क्योंकि अब कहेंगे कि ये सस्ता बेकार है। जब गुजरात में सस्ता की बात आती है तो वहां पर इसको ठीक मानते हैं। और कहीं कहीं अगर मैं और बात करूं आपके साथ, तो हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार युवा देखिए नेट और एमबीबीएस दो सबसे बड़ा टेस्ट है, वो करे हुए युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई का सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आज इतने में एक सिलेंडर आता था, 2 सिलेंडर आते थे, आज 1 सिलेंडर आ रहा है। और इस तरह से मैं अगर हर तरह की बात करूं, हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो चुका है और वो इस इंतजार में है कि कब चुनाव आए, कब हम भारतीय जनता पार्टी से पीछे छुड़ाएं। बिल्कुल अर्जुन जी, लौटूंगे आपके पास। प्रवीण जी, इनेलो अर्जुन जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव का ही इंतजार करती है और तभी कोई पहल और कदम उठाती है। विपक्षियों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, विकास को लेकर तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या कहना है, क्योंकि बीते दिनों भी एक आर्टिकल छपी थी जहां पर देखा गया था कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर ज्यादा है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या खट्टर सरकार चुनाव से पहले जो युवा है उन्हें संतुष्ट कर पाएगी? और विपक्षियों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कहना है? देखिए पहली बात तो ये है, मैं हैरान था, आईएनएलडी के मेरे छोटे भाई अर्जुन ये कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। अब देखिए इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है? मतलब इसको कहते हैं दुष्प्रचार। इज इट पॉसिबल श्रावणी कि एक एमबीबीएस बेरोजगार हो, एमबीबीएस डॉक्टर, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे वो अपनी खुद की प्रैक्टिस करे, क्योंकि वो सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। इससे पता लगता है झूठ का प्रोपेगेंडा। दूसरी बात जो आपने आर्टिकल का, वो आर्टिकल नहीं था, एक रिपोर्ट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम से एक प्राइवेट एजेंसी है, वो एजेंसी के एमडी है महेश व्यास। महेश व्यास कांग्रेसी कार्यकर्ता है। 2019 में कांग्रेस ने चुनावी मैनिफेस्टो बनाने के लिए कमेटी बनाई थी पी चिदम्बरम साहब की अध्यक्षता में। महेश व्यास उस कमेटी के सदस्य थे। वो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की अपनी एक प्राइवेट एजेंसी है। वो क्या करती है, वो एक रिपोर्ट छाप देती है और रिपोर्ट में कह देती है कि हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जबकि एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस उसके आंकड़े जो कहते हैं, नीति आयोग के आंकड़े जो कहते हैं, और हरियाणा सरकार ने विधानसभा के अंदर जो परिवार पहचान पत्र में जनता ने खुद डिक्लेयर किया कि मैं बेरोजगार हूं या मैं नौकरी कर रहा हूं या मैं व्यापार कर रहा हूं, अगर उन आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा के अंदर मात्र 6.5 लाख लोग जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया है, नीति आयोग की रिपोर्ट में भी वही है, एनएसओ की रिपोर्ट में वही है, वो बेरोजगार है। और अगर उसको प्रतिशत में लेके आए, वो लगभग 6% के करीब बैठता है, जो नगण्य माना जाता है। सच्चाई है ये। अब यहाँ पे देखिए आईएनएलडी का मैं छोटा भाई क्या कह रहा है, आईएनएलडी जो है, आईएनएलडी ये हर चुनाव के लिए तैयार, देखिए होता है, हर राजनीतिक दल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चुनाव की तैयारी करता है, जिसमें उसके अंदर काबिलियत होती है या जितना उनमें जरूरत होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब भी आईएनएलडी चुनाव में गई तो जनता ने उनको पसंद क्यों नहीं किया? इन्होंने यहाँ उपचुनाव का जब जिक्र किया, इन्होंने जींद उपचुनाव का जिक्र क्यों नहीं किया जहां मात्र 34 वोट मिले थे? इन्होंने बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र क्यों नहीं किया जहां मात्र 3000 वोट मिले थे? इन्होंने आदमपुर उपचुनाव का जिक्र क्यों नहीं किया जहां पे मात्र 3000 वोट मिले थे? तो इनको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जनता इनको इग्नोर क्यों कर रही है, जनता इनकी जमानत जब्त क्यों कर देती है। बिल्कुल प्रवीण जी, लौटूंगी आपके पास। विजय कौशिक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। विजय जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए इनेलो प्रवक्ता अर्जुन जी को भी सुना हमने, प्रवीण जी को भी सुना, लगातार बीजेपी पर बेरोजगारी का आरोप जो है लगाया जा रहा है, मुद्दा जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर? इसके साथ ही कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से
कांग्रेस की जो छवि धूमिल हुई थी, फिर एक बार कांग्रेस से वापसी करती हुई नजर आ रही है। जनता का समर्थन जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि वापस वही दमखम के साथ कांग्रेस जो है फिलहाल मैदान में उतरेगी और हरियाणा चुनाव में भी वही जीत जो है वो कांग्रेस इस बार दर्ज कर सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पहले भी हम लगातार 2 बार हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा के हाल बहुत खराब है। जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं उनकी अपनी मजबूरी है अपनी पार्टी के झूठ को छुपाना, लेकिन सच्चाई ये है। मैं पिछले 5 साल का उदाहरण देता हूं। जब पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी मदर यूनिट लगने वाली है, मोबाइल कंपनी फला मोबाइल कंपनी है, वो यहाँ पर अपना प्लांट लगाएगी, यहाँ के सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र के लोगों को। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक कोई भी ऐसी मोबाइल कंपनी फरीदाबाद में नहीं लगी है जिसके बारे में दावा ये किया गया था खट्टर सरकार द्वारा कि एमओयू साइन हो चुका, सब चीजें फाइनल हो गई, जमीन फाइनल हो गई। तो झूठ बोलने में तो ये लोग उस्ताद हैं। इन्होंने कहा था कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी की जगह नरक सिटी बन चुका है। हजारों करोड़ के घोटाले हो चुके हैं। उसमें 2 अफसरों को इन्होंने गिरफ्तार किया, एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया, 1 रुपए रिकवर नहीं किया जी। नगर निगम की फाइनेंस कमेटी की मंजूरी के बगैर, बड़े अधिकारियों के आदेशों के बगैर, नेताओं की मिलीभगत के बगैर, भाजपा नेताओं की मिलीभगत के बगैर कैसे हजारों करोड़ रुपए पास हुआ, कैसे वो कागजों में काम होकर ठेकेदार के माध्यम से फिर से भाजपा के पास चला गया, ये आज तक रहस्य है। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ना होकर वो केवल मैनेजर का काम कर रहे हैं अपनी पार्टी हाईकमान के लिए, निश्चित तौर पर। और उनके नीचे के जितने भी भाजपा के लोग हैं वो हरियाणा को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। सबूत के तौर पर बताता हूं कि 20 रुपए प्रति घर से कूड़ा उठा करता था पहले। जब से इनकी सरकार ने व्यवस्था की, नहीं सरकार उठवाएगी घरों से कूड़ा, 60 रुपए हर घर से वसूली होने लगी। कहा गया इस कूड़े से बिजली बनाई जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वो सारा कूड़ा डंप किया जाता रहा फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर। आज वहां कूड़े का पहाड़ तैयार हो चुका है। कोई इनसे कहने वाला नहीं है कि भैया वो जनता का पैसा, इसके अलावा नगर निगम का पैसा, वो सब कहाँ जा रहा है? टैक्सों के नाम पर जितनी वसूली हो रही है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? सच्चे लोग बताकर राजी नहीं। आज हालात इतने खराब हैं कि मेडिकल वेस्ट पहाड़ों में डालकर वहां के भूमिगत जल को जहरीला कर दिया। अरावली की श्रृंखलाएं पूरी तरह से सरकार के राज में पूरी तरह से चौपट हो गई है। बुरा हाल है। वहां जो जंगली जानवर हैं उनका जीवन खत्म होता जा रहा है। लाला रामदेव जो कि भाजपा की एजेंट है, उन्होंने बड़े पैमाने पर पहाड़ों में जमीनें खरीद ली। प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रवीण जी, वो सारी हरियाली को खा जाए, सब कुछ खत्म कर दें, फरीदाबाद गुड़गांव पूरा हरियाणा बर्बाद कर दें। जो है देखिए, यहाँ पे कांग्रेसी मित्र ने आलोचना करते हुए ये कहा कि हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में 2 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक समय वो था कि भ्रष्टाचार खुल के होता था, ना किसी को रोका जाता था, बल्कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाता था। एक ये सरकार है कि जैसी भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है तुरंत कार्रवाई होती है, जैसा मित्र ने भी कहा, अफसर भी गिरफ्तार होते हैं, ठेकेदार भी गिरफ्तार होते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, निर्णय कोर्ट को करना होता है। ये जो असली मुजरिम है बीच में ना जिन्होंने घोटाले किए हैं वो खड़े बोल रहे हैं। विजय जी, मैं आपके अफसरों को बली का बकरा बना दिया, बताया मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने स्वयं बताया। और जब सरकार कार्रवाई करती है ऐसे लोगों के खिलाफ तो मेरे मित्र इस बात की भी आलोचना करते हैं कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब देखिए, एक मोबाइल कंपनी का फॉक्सकॉन जो है, जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है, मानेसर में उस कंपनी ने अपना यूनिट लगाना शुरू कर दिया। नंबर 1, फ्लिपकार्ट ने एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस हरियाणा में बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हरियाणा के अंदर निवेश आ रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय श्रावणी 2,74,000 रुपए है।
जबकि इन मित्र की जब सरकार थी आखिरी साल में हरियाणा जी। प्रति व्यक्ति आए थी लगभग 1,27,000 रुपए। जी अब दुगने से ज्यादा प्रति व्यक्ति आए। ठीक है, निवेश की बात कर रहे हैं तो प्रवीण जी लौटूंगे आपके पास। अर्जुन जी आपका रुख करूंगी क्योंकि निवेश की बात प्रवीण जी कर रहे हैं कि बीजेपी ने प्रदेश में निवेश लेकर आई है, इसमें आपका क्या कहना है? इसके साथ ही आपसे भी ये कमेंट लेना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना जो है फिलहाल हरियाणा में देखा जा रहा है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या वापसी कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा तब तक हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस इकट्ठी रही जब तक राहुल जी ने हरियाणा में एंट्री की थी और पंजाब में उस यात्रा को प्रवेश करने का काम किया। तो उसके बाद से फिर वही कांग्रेसी अपनी राह पर अपने एक दूसरे के खिलाफ बोलने का, एक दूसरे को वो कल से शुरू हो जाएगा। और रही बात विदेशी निवेश की, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश के किसान की, किसान आज देखिए गन्ने का सीजन है, गन्ना जो शुगर मिल में डाला जा रहा है, ऐसा पहली बार हुआ, चाहे वो कोई भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही, प्रदेश में गन्ने का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया इस बार। अगर हम बात करें किसान, पूरे प्रदेश का किसान सिर्फ और सिर्फ हड़ताल पर आज शुगर मिल के, प्रदेश के जितने भी शुगर मिल है सभी शुगर मिल के बाहर धरना देने का काम कर रहे हैं। और अभी 2-4 दिन के बाद किसान एक नया ऐलान करने जा रहे हैं कि वो शुगर मिल को बंद करने का काम करेंगे, वो हड़ताल पर जाएंगे, वो कोई गन्ना 1 क्विंटल भी गन्ना मिल में नहीं डालेंगे, ऐसा किसानों ने फैसला कर दिया है। वही अगर हम गन्ने के भाव की बात करें, 1 रुपया पहली बार ऐसा मैं बता रहा हूँ, पहली बार अत्रे जी बैठे हैं, उनको पता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि 1 रुपया नहीं बढ़ाएगा। जबकि लेबर की अगर हम बात करें, लेबर 5 से 6 रुपए क्विंटल जो गन्ना छुलाई की है वो बढ़ चुकी है और डीजल बढ़ चुका है। और हर प्रदेश जो भी लेबर गन्ने पर, चाहे वो दवाई हो, खाद हो, बीज हो, वो बढ़ चुका है। लेकिन 1 रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ाया गया। किसान हड़ताल पर, इतनी सर्दी, भारी सर्दी में भी किसान शुगर मिल के बाहर धरने पर बैठे हैं लगातार, प्रदेश के हर शुगर मिल के बाहर। आप बिल्कुल, ये सच्ची बात है, इससे कोई भी नहीं कहेगा। और किसान परेशान है, हताश है। और मैं तो कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में मैं चुनाव की वेट कर रहे हैं, चाहे वो किसान है चाहे वो कोई भी है। तो इस तरह से, और 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा। और युवाओं के लिए पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। बिल्कुल अर्जुन जी, लौटूंगे आपके पास। विजय जी, अर्जुन जी को सुना आपने, क्या आप भी उनकी बातों पर हामी भर रहे हैं? देखिए, मैं तो केवल भाजपा प्रवक्ता की बात पर कहना चाहता हूं कि हर बात पर अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। हरियाणा डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है, चाहे इसके ऊपर कर्जे की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। अरे जो कह रहे थे ना, अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमारी सरकार ने 2 अफसरों को गिरफ्तार किया। हमारे कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने ये प्रण लिया था कि तब तक वो सिले वस्त्र नहीं पहनेंगे जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती। उसमें भी इन्होंने फॉर्मेलिटी की है। असली मुजरिमों को बचाते हुए 2 अफसरों को और एक ठेकेदार को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मैं ये कहता हूं कि जब उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खाए हैं तो उनसे रिकवर क्या किया है? वो हजारों करोड़ तो डूब गए ना जनता के, वो जनता का माल था ना। सिर्फ ये है कि इनकी एक ही बड़ी सीधी सी नीति है, जुमलेबाजों की ये सरकार है। ठीक है, हर बात में झूठ है। हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की तो बात करेंगे। ठीक है विजय जी, लेकिन फाइनल कमेंट आप सभी से लेना चाहूंगी। विजय जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती हुई दिख रही है, जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन मिशन 2024 के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। जितने भी हमारे नेतागण हैं, चाहे किरण चौधरी जी हों, चाहे कुमारी शैलजा जी हों, चाहे सुरजेवाला जी हों, सब अपने क्षेत्रों में बढ़िया मजबूती से काम कर रहे हैं। हरियाणा के सभी लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में। ठीक है विजय जी, ठीक है, लौटूंगे आपके पास। प्रवीण जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसा है श्रावणी, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैंने देखा है, आपने 2 बार ये बोला कि सफल भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सफल नजर आ रही थी। मुझे लगता है, हो सकता है आपका विश्लेषण ऐसा हो, लेकिन इस यात्रा के ऊपर नजर डालिए। जब ये यात्रा शुरू हुई, कांग्रेस के गोवा के विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी, तेलंगाना के अंदर मनुगोड़ा विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। उससे थोड़ी आगे यात्रा बढ़ी, गुजरात के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जब ऐसी स्थिति जिस यात्रा की हो, हम उसको कैसे सफल कह सकते हैं? रही बात हरियाणा की, अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ही जैसे कह रहे थे कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस, वो तो किरण चौधरी जी के साथ जो व्यवहार हुआ है उससे पता लगता है कांग्रेस एकजुट है या नहीं है।
वो गिर गई, उनको चोट लग गई, लेकिन हुड्डा साहब ने उनका हालचाल पूछना मुनासिब नहीं समझा, राहुल जी ने उनका हालचाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। तो कांग्रेस के नेता एकजुट ये तो हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज का जरूर कांग्रेस को फायदा हुआ कि 150 दिन लगातार राहुल जी देश में रहे, ये एकमात्र फायदा है। वो विदेश चले जाते हैं और जिस तरह के बयान इस यात्रा के दौरान राहुल जी ने दिए। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। अर्जुन जी, आपसे फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी, जहां पर चुनाव में बेहद कम समय बाकी, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर के बीच इनेलो कितनी तैयार है 2024 के लिए? फाइनल कमेंट। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से तैयार है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से लोगों के बीच में रहती है। हम कोई भी, चाहे वो विधानसभा की बात करें, चाहे वो विधानसभा की बाहर की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल लोगों के बीच में निरंतर लोगों की आवाज बनकर लोगों की आवाज उठाने का काम करती है। इसी तहत हम 20 फरवरी से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में परिवर्तन पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो प्रदेश के कोने कोने तक जाएगी और प्रदेश के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और उनकी आवाज बनकर के लोगों के बीच में जाएगी और 2024 में पूरे बहुमत के साथ इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने जाएगी। ठीक है अर्जुन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से हमने बात की, तमाम पार्टियों की तैयारियां जो है पुरजोर चल रही है और तमाम पार्टियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि हर एक पार्टी जो है चुनाव में तैयार है और पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।